कंटेंट इन्फॉर्मेशन पर स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम 12th क्लास हिंदी साहित्य मॉडल पेपर 4 है जो सोल्व करेंगे। इससे पहले हमने 3 मॉडल पेपर सोल्व कर लिए हैं। दोस्तों, इन्हीं मॉडल पेपरों में से हमारा जो बोर्ड का एग्ज़ाम होगा, जो लगभग इस बार एग्ज़ाम है जो फरवरी के जो लास्ट वीक के अंदर है, वो होने की संभावना है। तो उन्हीं में से जो ये 10 मॉडल पेपर हैं संजीव डेश्वर की, इन्हीं में से जो क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। तो इन प्रश्नों को आप जो मॉडल पेपर हैं संजीव डेश्वर के बढ़िया तरीके से देख करके अगर उनको अच्छी तरीके से मिला करके जो पढ़ोगे तो इन्हीं में से जो पेपर है आपको तैयार हो करके आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के इस पेपर को और जानते हैं किस प्रकार के जो इसमें क्वेश्चन है पूछे गए हैं। और इसकी पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप आरबीएससी क्लास 6 to 12 को ज्वाइन करिएगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और बाकी के जो अगर पेपर आप देखना चाहते हैं मॉडल पेपर, तो उनकी प्ले लिस्ट में जाकर के अवश्य देखिएगा और प्ले लिस्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो यहाँ पर पहला सवाल है हमारा, निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो यहाँ पर पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, समधिया बड़ी बहुरिया के मायके में खाना क्यों नहीं खा सका। खाना अच्छा नहीं था, बड़ी बहुरिया की दशा का ध्यान हो जाने के कारण, और खाना साथ लेकर गया था, समधिया दूसरे के घर का खाना नहीं खाता था। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी बड़ी बहुरिया की जो दशा है का ध्यान हो जाने के कारण वो खाना नहीं खा सका। दूसरा सवाल है, पेड़ों ने एक साथ मिलकर किसके विरोध में मूक सत्याग्रह किया। मनुष्य के विस्थापन के विरोध में, पेड़ों की सुरक्षा के विरोध में, वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु और उद्योगपतियों के विरोध में। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी पेड़ों ने जो एक साथ कर मिलकर के विरोध किया है वो किया है मनुष्य के विस्थापन के विरोध में। तीसरा सवाल है, दिशा कविता किस भाव पर केंद्रित है। बाल मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, दर्शन मनोविज्ञान, धर्म मनोविज्ञान। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा जो दिशा कविता है वो है शिक्षा मनोविज्ञान, जो भाव पर केंद्रित है। अगला 4 नंबर है, यह तन जारों जार के नागमती शरीर की राख कहाँ डालना चाहती है। रास्ते में, गंगा में, पति के चरणों में, हवा में उड़ाना। तो यहाँ पर पति के चरणों के अंदर जो है ये राख डालना चाहती है। अगला सवाल है 5 नंबर हमारा, कि हिंदुओं की भोज में बिस्कोर में भोजन परोसा जाता है। तो ये स्टील के बर्तनों में, मिट्टी के बर्तनों में, कमल पत्र पर और काष्ठ के बर्तनों में। तो यहाँ पर से ऑप्शन यानी कमल का पत्र है, जो कमल पत्र पर है वो हिंदुओं के भोज का जो बिस्कोर है भोजन वो परोसा जाता है। अगला हमारा सवाल है, चंबल कौन से पर्वत से निकलकर किस में मिलती है। तो चंबल नदी है और राजस्थान की जो सबसे लंबी नदी है, और जो विंध्य के जानापाव पर्वत से निकलकर यमुना में मिलती है, हिमालय से निकलकर गंगा में मिलती है, विंध्याचल से निकलकर नर्मदा में मिलती है, और उदयाचल से निकलकर हिंद महासागर में मिलती है। तो यह जो चंबल नदी है वो किस पर्वत से निकलती है। तो यह निकलती है विंध्य के जानापाव पर्वत से, और किस में मिलती है, यह जाकर के यमुना में मिल जाती है। ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, बताइए राजस्थान में पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी कौन सी नदी है। कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। दूसरा अगला हमारा 7वां सवाल है, मानो किसी मित्र की चिंताग्नि है, ऐसा क्यों कहा गया है। तो कुछ लोग झोंपड़ी की आग बुझा रहे थे, कुछ लोग ईर्ष्या की आग की भांति देख रहे थे, अधिकांश लोग शांति से नैराश्यपूर्ण दृष्टि से अग्निदाह देख रहे थे, और उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा से ऑप्शन, यानी अधिकांश लोग हैं जो शांति से नैराश्यपूर्ण दृष्टि से अग्निदाह देख रहे थे। अगला हमारा 8 नंबर सवाल है, वह औरत विश्वनाथ को औरत के रूप में नहीं तो किस रूप में लगी। जूही की लता के रूप में, चांदनी के रूप में, फूलों की खुशबू के रूप में, उपयुक्त
सभी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, द ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 9वां सवाल है, अच्छी कविता की क्या विशेषता है? वह दुनिया से अलग कर देती है, वह गाई नहीं जा सकती, वह बार बार पढ़े जाने को आमंत्रित करती है, उपयुक्त सभी। तो जो अच्छी कविता है उसकी विशेषता क्या है? वह है कि जो बार बार पढ़े जाने पर जो आमंत्रित करती है। अगला 10वां सवाल है, फीचर का प्रमुख उद्देश्य क्या है? मनोरंजन करना, औपचारिकता, अनौपचारिकता और ज्ञानवर्धन करना। वेरी मोस्ट सवाल है ये, फीचर का प्रमुख उद्देश्य क्या है पूछा जा सकता है। मनोरंजन करना, अनौपचारिकता, औपचारिकता, ज्ञानवर्धन। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा, यानी फीचर का जो प्रमुख उद्देश्य है वो है ज्ञानवर्धन करना। द ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11वां सवाल है, बीट रिपोर्टिंग के अंतर्गत रिपोर्टर को अपने क्षेत्र से संबंधित कौन सी जानकारियां एकत्रित करनी चाहिए? इतिहास, नीतियां संबंधी, सिद्धांत, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, द ऑप्शन इज द राइट। अगला सवाल है, कहानी किसका अंग है? जीवन का, शिक्षा का, मानव स्वभाव का और धर्म का। तो कहानी किसका अंग है? कहानी मानव स्वभाव का अंग है। स ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर दूसरा सवाल है यहाँ पर कि निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित उत्तर से कीजिए। जो 6 रिक्त स्थान पूछे गए हैं, 12 क्वेश्चन हैं जो एबीसीडी से पूछे जाएंगे और 6 क्वेश्चन हैं जो आपसे रिक्त स्थान के पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर पहला रिक्त स्थान है हमारा, चित्त में तुरंत व्याप्त होने वाली रचना। रिक्त स्थान दिया होता है, तो यहाँ पर कौन सा गुण हो जाएगा? प्रसाद गुण हो जाएगा। फिर है दूसरा रिक्त स्थान, जहाँ किसी शब्द का अर्थ तुरंत समझने में कठिनाई हो, वहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? दोष हो जाएगा, वो हो जाएगा क्लिष्टत्व दोष होता है। अगला तीसरा जो हमारा रिक्त स्थान है वह वर्ण और मात्रा में आधार पर छंद रिक्त स्थान दिया गया और प्रकार के माने गए हैं। तो कितने प्रकार माने गए हैं? तो 2 प्रकार के माने गए। क्या? वर्ण और मात्रा के आधार पर छंद। अगला है, सेवा या छंद के भेद माने जाते हैं। रिक्त स्थान दिया तो सेवा या छंद के कितने भेद माने जाते हैं? तो यहाँ पर 11 भेद है जो सेवा या छंद के माने जाते हैं। अगला 5 नंबर हमारा जो रिक्त स्थान है, जब 2 वाक्यों में बिंब प्रतिबिंब भाव हो तब वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? दृष्टांत अलंकार होगा। तो इसके अंदर रिक्त स्थान में भरा जाएगा हमारा दृष्टांत अलंकार। फिर है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास एही काल, अली कलो सो बंध्यो, आगे कौन हवाल। काव्य पंक्ति में अलंकार है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? अन्योक्ति अलंकार है। ये जो बिहारी जी द्वारा जयसिंह मिर्जा के लिए कहा गया दोहा है। अगला हमारा तीसरा सवाल है कि अपठित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये जो गद्यांश है ये भी 6 नंबर का जो क्वेश्चन है, गद्यांश इसमें 6 क्वेश्चन है जो पूछे जाएंगे, तो इसका हमें ध्यानपूर्वक पढ़ करके इनके क्वेश्चनों को आंसर देना है। तो यहाँ पर पहला सवाल है इस गद्यांश का कि देशभक्तों की क्या विशेषताएं होती है? तो सच्चे देशभक्तों की ये विशेषताएं होती है कि वे देश की खातिर बड़ा से बड़ा त्याग और बलिदान है वो करने को उद्यत रहते हैं। अगला हमारा दूसरा सवाल है, देश की उन्नति किस पर निर्भर करती है? तो देश की उन्नति है जो सच्चे देशभक्त नागरिकों पर निर्भर करती है। अगला सवाल है 3 नंबर हमारा, सच्चा देशभक्त किसे कहते हैं? तो सच्चा देशभक्त यानी जिसमें स्वदेश प्रेम कूट कूट कर भरा हो, जिसके रग रग में देश प्रेम का रक्त प्रवाहित हो, उसे क्या कहते हैं? सच्चा देशभक्त कहते हैं। अगला 4 नंबर सवाल है हमारा कि किस देश की अवनति स्वप्न में भी नहीं हो सकती? तो जिस देश के स्त्री पुरुषों में देश प्रेम का आधिक्य होता है वहाँ की अवनति स्वप्न में भी नहीं हो सकती। अगला सवाल है, कौन सा देश समृद्धि के शिखर पर चढ़ सकता है? तो जिस देश में जितने देशभक्त सच्चे नागरिक होंगे वह देश उतनी ही समृद्धि के शिखर पर चढ़ सकता
है। फिर हमारा अंतिम सवाल है इस गद्यांश का कि प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। तो शीर्षक हो जाएगा हमारा इस गद्यांश का देशभक्तों की महिमा। फिर है अपठित पद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये भी जो पद्यांश है 6 नंबर का पूछा जाएगा। तो यहाँ पर देखो पद्यांश में क्या देगा, छोड़ो मत अपनी आन शीश कट जाए, मत झुको अन्य पर भले व्योम फट जाए, 2 बार नहीं यमराज कंठ धरता है, मरता है जो एक ही बार मरता है, तुम स्वयं मरण के मुख पर चरण धरो रे, जीना हो तो मरने से नहीं डरो रे, उपशम को ही जो जाति धर्म कहती है, सम दम विराग को श्रेष्ठ कर्म कहती है, धरती को प्रहार शांति को वर्म कहती है, अक्रोध विनय को विजय मर्म कहती हैं, अपमान कौन वह जिसको नहीं सहेगी, सबको आशीष सबका बनदास रहेगी। यह जो हमारा पद्यांश है और इसके जो क्वेश्चन दिए गए इनके आंसर देने हैं। तो यहाँ पर पहला सवाल है, छोड़ो मत अपनी आन, इस पंक्ति से कवि ने क्या संदेश दिया है? तो यहाँ पर कवि ने संदेश दिया है कि चाहे प्राणों का बलिदान करना पड़े और अपरिमित कष्ट सहना पड़े, परंतु व्यक्ति को अपनी आन नहीं छोड़नी चाहिए। अगला दूसरा सवाल है, स्वयं मरण के मुख पर धरण धरो रे, पंक्ति का क्या आशय है? तो जो लोग मृत्यु से डरकर आत्मसम्मान की रक्षार्थ मर मिटने को उद्यत रहते हैं, वो उनका जीवन क्या है? यशस्वी माना जाता है। 3 नंबर सवाल है, अक्रोध विनय को विजय मर्म कहती हैं, इस पंक्ति से कवि ने क्या व्यंजित किया है? तो अपमानित होकर भी क्रोध न करना तथा सदा विनयशील बने रहना, इसमें विजय का रहस्य निहित है, किंतु अपमान सहना भी सर्वथा अनुचित है। फिर है, व्यक्ति को अपने स्वाभिमान की रक्षा किस तरह करनी चाहिए? तो व्यक्ति के सामने अगर भयानक संकट आ जाए, तब जान भी देनी पड़े तो भी अपने स्वाभिमान की जो रक्षा है वो करनी चाहिए। अगला है, काव्यांश का मूल भाव क्या है? तो काव्यांश का मूल भाव हो जाएगा, अपनी आन बान और शान बनाए रखकर स्वतंत्र जीवन जीना तथा इसके लिए प्राणोत्सर्ग करने की एक प्रेरणा देना। फिर है, प्रस्तुत पद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो प्रस्तुत पद्यांश जो हमारा शीर्षक हो जाएगा आत्मसम्मान या स्वाभिमान। फिर है खंड ब, जिसमें हमें 40 शब्दों के अंदर आंसर देने हैं। 5 नंबर सवाल है हमारा, जो भारतेंदु जी के मकान के नीचे का यह हृदय परिचय बहुत शीघ्र गहरी मैत्री में परिणत हो गया, कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। तो काशी में पाठक जी भारतेंदु जी के घर से बाहर निकले, उसी समय शुक्ल जी वहाँ खड़े हुए, उस मकान को देखते हुए भावुक हो रहे थे। पाठक जी शुक्ल जी की भावुकता देखकर प्रसन्न हुए और बहुत दूर तक शुक्ल जी के साथ बातचीत करते हुए गए और भारतेंदु जी के मकान के नीचे पाठक जी को शुक्ल जी के हृदय का जो परिचय मिला था वह जल्द ही गहरी मैत्री में बदल गया था। 6 नंबर सवाल है, मनुष्य जी रहा है, केवल जी रहा है, अपनी इच्छा से नहीं, इतिहास विधाता की योजना के अनुसार, कथन को संदर्भ सहित स्पष्ट कीजिए। मोस्ट सवाल है, मनुष्य जी रहा है, केवल जी रहा है, अपनी इच्छा से नहीं, इतिहास विधाता की योजना के अनुसार, कथन को संदर्भ सहित स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर लेखक कूटज के बारे में बताता है कि सुख दुख आदि की चिंता न करके शान से जीता है, इस संसार में जीना, किसी के लिए कुछ करना और सब ईश्वर की इच्छा पर निर्भर है। कोई किसी का अपकार उपकार नहीं करता, अपितु विधाता की बनाई योजना अनुसार जीता है। फिर है 7 नंबर सवाल हमारा, प्रसाद शब्दों के सटीक प्रयोग से भाव अभिव्यक्ति को मार्मिक बनाने में कैसे कुशल हैं और कविता से उदाहरण देकर सिद्ध कीजिए। तो प्रसाद अपनी भावाभिव्यक्ति के लिए उपयुक्त शब्द ही नहीं खोजते, अपितु उससे मन चाहा अर्थ भी निकाल लेते हैं। जैसे देश को मधुमेह बताकर श्रेष्ठता, सौंदर्य, आकर्षण आदि का जो अर्थ है वो निकालना,
और बरसाती आंखों के बादल से करुणा, उदारता तथा उखड़ते शरणागत मानव उड़ते खग से शरणागत मानव का अर्थ लेना, पक्षियों के छोटे पंखों की तुलना इंद्रधनुष से बताना इत्यादि कवि की भाषा पर असाधारण अधिकार को ही व्यक्त करते हैं। 8 नंबर सवाल है, अब धनी दिवस वीर भाव राति पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा कि अगहन अगहन मास में शीत ऋतु प्रारंभ हो जाती है, जिसमें दिन छोटे और रातें बड़ी हो जाती है। गृहिणी नागमती वीर्य वहता के कारण दुर्बल होती जा रही है और इस कारण वह कहती है कि मेरा शरीर तो सर्दी के दिनों की तरह दुर्बल या छोटा हो रहा है तथा मेरा वीर्य जो सर्दी की रातों की तरह लंबा बड़ा हो रहा है। अगला हमारा 9वां सवाल है, हमारे आज के इंजीनियर ऐसा क्यों समझते हैं कि वे पानी का प्रबंध जानते हैं और पहले के लोग नहीं जानते थे। तो काफी मोस्ट सवाल है ये। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा, लेखक आज के इंजीनियरों पर व्यंग्य करता है कि हमारे आज के इंजीनियर समझते हैं कि पानी का प्रबंध वे ही जानते हैं और पहले जमाने के लोग कुछ नहीं जानते थे। इनका मानना है कि ज्ञान तो पश्चिम के पुनर्जागरण के बाद ही आया है और वे शांत धारणा के शिकार हैं। और मालवा में विक्रमादित्य, भोज और मूंज आदि सब शासक जो पठार पर पानी को रोकने तथा पानी का उचित प्रबंध करने में कुशल थे, उन्होंने खूब कुएं, तालाब व बावड़ियां बनवाई हैं, जो कि पुनर्जागरण काल से बहुत पहले ही हो चुके थे। अगला हमारा सवाल है, सूरदास के रुपए किसने और क्यों लिए थे। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा, सूरदास की रुपए की थैली है वो भैरों ने चुराई थी और भैरों की पत्नी सुभागी अपने पति को जो मार के डर से सूरदास की झोंपड़ी में छिप गई और सूरदास के हस्तक्षेप के कारण भैरों अपनी पत्नी को मार नहीं पाया और सुभागी और सूरदास के चरित्र पर मोहल्ले वालों ने इतनी बातें बनाई कि भैरों ने अपना अपमान और बदनामी का बदला लेने के लिए सूरदास के रूपों की जो थैली है वो उठा ली। फिर हमारा 11वां सवाल है, मोस्ट सवाल है, विशेषोक्ति अलंकार का संगतिपूर्वक लक्षण उदाहरण लिखिए। तो यहाँ पर विशेषोक्ति अलंकार यानी जहाँ कारण होने पर भी कार्य के न होने का कारण वर्णन किया जाए वहाँ विशेषोक्ति अलंकार होता है। यानी जहाँ पर कारण होने पर भी कार्य के न होने का वर्णन किया जाए। जैसे पर उदाहरण देखें, नेह ने नैननी को कछु उपजी बड़ी बलाई, नीर भरे नित प्रति रहे तक ने प्यास बुझाए। यहाँ प्यास बुझाना कार्य का कारण नीर यानी पानी है और नार नयन में रहता है यानी जल से प्यास बुझनी चाहिए, परंतु उससे प्यास नहीं बुझ रही, कारण विद्यमान है फिर भी कार्य नहीं होना वर्णित है। फिर अगला हमारा सवाल है, विद्यार्थी की रचनात्मक शक्ति को कैसे बाहर निकाला जा सकता है। मोस्ट सवाल है, सर्वप्रथम विद्यार्थी को शब्द के साथ खेलना अर्थात प्रयोग करना सिखाना चाहिए। उसके बाद अर्थयुक्त काव्य लेखन हेतु प्रेरित करें और इसके लिए भाषाई शब्द व शब्दों के प्रयोग हेतु अग्रसर करें और शब्दों के साथ प्रयोग करना सिखाना काव्य लेखन की प्रथम सीढ़ी है। अगला हमारा वेरी मोस्ट सवाल है, उल्टा पिरामिड शैली की लेखन प्रक्रिया को समझाइए। वेरी मोस्ट सवाल है ये, उल्टा पिरामिड शैली जो लेखन प्रक्रिया है। उल्टा पिरामिड शैली को सुविधा की दृष्टि से 3 उपभागों या 3 भागों में बांटा गया है। मुखड़ा जिसको कहते हैं इंट्रो, बॉडी और समापन में विभाजित किया गया है। यानी 3 भागों में ये विभाजित किया गया। किस में? मुखड़ा जिसको हम इंट्रो कहते हैं, बॉडी में और समापन।
तो समाचार के पहले पैराग्राफ को मुकड़ा कहते हैं। इसके बाद का पैराग्राफ जो लिखा जाता है वो बॉडी कहा जाता है और अंतिम पैराग्राफ है उसको समापन कहा जाता है। यह था हमारा उल्टा पिरामिड शैली। अगला 14 नंबर सवाल है हमारा, विशेषीकृत रिपोर्टिंग के लिए क्या आवश्यक है और विशेषीकृत रिपोर्टिंग में किन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाती है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा संबंधित विषय की गहरी जानकारी होना, रिपोर्टिंग से संबंधित भाषा और शैली पर पूरा अधिकार होना, रक्षा, विदेश नीति, राष्ट्रीय सुरक्षा और विधि जैसे क्षेत्रों में विशेषीकृत रिपोर्टिंग को प्राथमिकता दी जाती है। फिर हमारा मोस्ट सवाल है कि कवि केदारनाथ सिंह का साहित्यिक परिचय लिखिए। तो केदारनाथ सिंह ने नई कविता में आधुनिक जीवन की जटिलताओं, अंतर्विरोधों के साथ मानवीय संवेदनाओं को स्वर दिया है। इनके ये 7 काव्य संग्रह अभी जमीन पक रही है, यहाँ से देखो, अकाल में सारस, उत्तर कबीर, बाग तथा टॉलस्टॉय और साइकिल, और जो है मेरे समय के शब्द और कब्रिस्तान में पंचायत, उनके जो प्रमुख निबंध संग्रह हैं। और इन्हें साहित्य अकादमी जो मैथिली शरण गुप्त राष्ट्रीय सम्मान, व्यास तथा दयावती मोदी पुरस्कार है जो आदि से सम्मानित किया गया है। अगला सवाल है हमारा, श्री अग्रसर वजाहत का साहित्यिक परिचय दीजिए। श्री अग्रसर असगर वजाहत से ने प्रारंभ में विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में लेखन कार्य किया और बाद में जामिया मिलिया विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य करने लगे और उनके द्वारा रचित दिल्ली पहुंचना, आदि बानी, मैं हिंदू हूँ आदि कहानी संग्रह हैं इनके, और रात के जागने वाले, कैसी आगी लगाई आदि जो इनके उपन्यास हैं, वीर गति, समिधन, इन्ना की आवाज़ आदि इनके नाटक हैं। और इन्होंने फिल्मों में धारावाहिकों के लिए पटकथाएं भी लिखी हैं। अगला हमारा खंड ब, जिसमें दीर्घ उत्तरीय सवाल हैं जिनका आंसर हमें करना है लगभग 60 शब्दों के अंदर। तो यहाँ पर 17वां सवाल दिया गया है कि मैंने देखा एक बूंद कविता में कवि ने जीवन मृत्यु की सत्यता के दर्शन कैसे किए। और वसंत आया कविता में व्यक्त आधुनिक जीवन शैली पर प्रकाश डालिए। यह जो क्वेश्चन है वसंत आया कविता, मोस्ट सवाल है वसंत आया कविता में व्यक्त आधुनिक जीवन शैली। तो हम इस क्वेश्चन को आंसर देखते हैं और पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। वसंत आया कविता में कवि ने यही बताया है कि जब किसी पेड़ पर कोयल करकरती, पेड़ से गिरे पीले पीले पत्ते दिखाई देते हैं, तब कैलेंडर देखकर पता चलता है कि वसंत का महीना है जो चल रहा है। दफ्तर की छुट्टी से और कैलेंडर की तारीख है उससे बसंत पंचमी के त्यौहार का बोध होता है। आधुनिक जीवन शैली से ये सहज आनंद की है जो अनुभूति में खलल से जीवन की नीरस व भावशून्य हो गया है, और उसने स्वयं नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा आएगा कि उसे कैलेंडर देखकर जाना पड़ेगा कि वसंत आ गया है। अगला हमारा सवाल है, दूसरा देवदास कहानी की मूल संवेदना प्रकाश डालिए। और अथवा में दिया गया है, बालक बच गया उसके बचने की आशा है, क्योंकि वह लड्डू की पुकार जीवित वृक्ष के हरे पत्तों का मधुर मरमर था, जैसे मेरे काट की अलमारी की सिर दुखाने वाली कड़कड़ाहट नहीं। कथन के आधार पर बालक की स्वाभाविक प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर जो दूसरा देवदास कहानी की मूल संवेदना प्रकाश डालिए, ये जो मोस्ट सवाल है तो हम इसका आंसर देख लेते हैं। तो लेखिका ममता कालिया कहानी दूसरा देवदास में प्रेम के महत्व की जो और उसकी गरिमा को ऊंचाई प्रदान करती हैं। इस कहानी से यह सिद्ध होता है कि प्रेम में प्रथम आकर्षण और परिस्थितियों के गुंफन ही प्रेम को आधार और मजबूती प्रदान करता है। वर्तमान की भोग विलास की संस्कृति ने प्रेम का जो स्वरूप है वो
उच्छृंखलित कर दिया है और युवा पीढ़ी पाश्चात्य संस्कृति का अध्ययनुकरण करके पदभ्रमित हो जाती जा रही है। ऐसी स्थिति में प्रेम के सच्चे स्वरूप को रेखांकित करती है और दूसरी तरफ मन की संवेदना, भावना और कल्पनाशीलता को भी प्रस्तुत करती है। फिर हमारा 19वां सवाल है कि दिलशाद गार्डन के डियर पार्क का वर्णन कीजिए और या फिर है अथवा के अंदर दिए गए सूरदास को किस चीज का दुख था और क्यों तथा उसे क्या सोचते सोचते रोना आ गया। तो यहाँ पर हम जो सूरदास के किस चीज का दुख था इस क्वेश्चन को आंसर है देखते हैं। सूरदास को झोंपड़े के बर्तन जल जाने का दुख नहीं था, उसे दुख था तो उस पोटली का था जिसमें उसकी उम्र भर की जो कमाई थी, जो उसके जीवन की सारी आशाओं का आधार थी, वह उस पोटली में रखे गए रुपयों से पुण्य कर्म करना तथा बेटे का विवाह करना चाहता था। साथ ही सौभाग्य के बारे में भी चाहता था। उसे रखेगा नहीं, बेचारी कहाँ मारी मारी फिरेगी। सूरदास सोचता कि यह कलंक भी मेरे सिर पर लगना था। यही सब बातें हैं जो सोच करके वह मन ही मन बहुत दुखी होने लगा था और मन में रोने लग गया। फिर है हमारा 20वां सवाल जो है गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या करनी है इसकी। और फिर है हमारा 21वां सवाल जो भी आपके पद्यांश से रिलेटिव वाक्य हैं। तो यह वाक्य हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर कुसुमती कानन किहरी कमल मुखी मुंदी रहे न दुनयान कोकिल कल रव मधुकर धुनि मुन सुनी कर देड़ देड़ झांपड़ कान माधव सुन सुन बचन हमारा तू गुण सुंदरी अति भेल दुबरी गुनी गुनी प्रेम तोहारा धरनी धरी धनी कत बेरी बैसी पुनि तही उठई ने पारा कातर दीठी करी चौदीस हेरी हेरी नयन गरे जल दारा। और अथवा में दिया गया है हो गया ब्याह आत्मीय सौजन कोई थे नहीं ने आमंत्रण था भेजा गया विवाह राग भर रहा न घर निशी दिवस जागे प्रिय मौन एक संगीत भरा नव जीवन के स्वर पर उतरा। तो यहाँ पर जो मोस्ट लग रही है ये जो आपकी पहले नंबर की ये प्रसंग है यानी पद्यांश है ये मोस्ट है। तो यहाँ पर जो प्रस्तुत पद्यांश है जो विद्यापति द्वारा रचित जो पदावली है जिससे लिया गया है। यानी जो यहाँ पर हमें पहला जो पॉइंट लिखना होता है व्याख्या के अंदर तो प्रसंग लिखना होता है जिसके बारे में हमें बताना होता है कि जो पद्यांश है ये हमारी पाठ्य पुस्तक आप हिंदी साहित्य पहले जिसका नाम लिखना है हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी साहित्य की इसमें से और जो जिसकी रचना की गई जैसे यहाँ पर है कवि विद्यापति द्वारा रचित पदावली से अवतरित है या फिर लिया गया है संकलित है। इस पद में कवि ने नायिका की दुखद स्थिति का वर्णन किया। इतना सा के पॉइंट लेकर के फिर हमें व्याख्या है जो लिखनी है। तो दूसरा पॉइंट है हमारे व्याख्या हो जाएगी। तो इसकी व्याख्या हम देखते हैं कि विरहिणी नायिका या राधा की वीर दशा का वर्णन करती हुई कोई दूती या सखी नायक श्री कृष्ण से कहती हैं कि हे माधव हमारी बात सुनो। कमल के समान सुंदर नेत्रों वाली वह नायिका वन प्रदेश के फूलों को देखकर अपने वे दोनों नेत्र बंद कर लेती है। कोयल की मधुर कूक और भ्रमर समूह की मधुर गुंजार को सुनकर वह अपने कानों को हाथों से ढक लेती हैं। तुम्हारे गुणों को प्रेम के बारे में सोच कर वह सुंदरी जो नायिका अत्यंत दुबली हो गई है और वह नायिका धरती को पकड़कर बार बार बैठ जाती है और फिर उठ भी नहीं पाती है। दीन दृष्टि से वह चारों दिशाओं की ओर देखती हैं। उनके नेत्रों से गरम गरम आंसुओं की जलधारा गिरती रहती है। ये जो हमारी इसकी व्याख्या हो जाएगी। फिर हमें अंत में पॉइंट लिखना है विशेष जिसमें तो एक तो जो हर जगह आप लिख सकते हैं पहला पॉइंट कि इस पद्यांश या गद्यांश की जो भाषा है सरल सुबोध और स्वच्छ हैं। ये ऐसी लाइन है जो आप लिख सकते हो।
फिर इसकी जो यहाँ पर दिया गया तो विरह की तीव्रता का मार्मिक वर्णन है। फिर जो अलंकार वगैरह, कहावतें, मुहावरे वो यहाँ पर लिख सकते हो। जैसे इसमें दिया गया तो कि अनुप्रास अलंकार हो गया, पुनरुक्ति प्रकाश, रूपक अलंकार, परिकर तथा अतिशयोक्ति अलंकार प्रयुक्त है। तो अनुप्रास अलंकार है जो लगभग हर एक पद्यांश के अंदर अनुप्रास तो होता ही होता है, तो ये दूसरा पॉइंट भी आपका फिक्स हो सकता है। फिर तीसरा पॉइंट है यहाँ पर विप्लव, श्रृंगार, माधुर्य, गुण तथा भाषागत लालित्य द्रष्टव्य हैं। फिर है अथवा की व्याख्या। तो इसकी पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम ग्रुप आरबीसी क्लास 6 to 12 में आपके साथ शेयर कर दी जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और 11th और जो आपकी 12th में हिस्ट्री और पॉलिटिकल के अच्छे नंबर लेना चाहते हैं तो हमारे OR जाट ऐप पर नाम मात्र के शुल्क में आपको जो संपूर्ण मटेरियल से कोर्स है अवेलेबल है, और ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, जा करके आप देख करके पढ़ सकते हो। फिर हमारा 22वां सवाल है वो है गद्य निबंध पर। तो निबंध लिखना है हमें, तो निबंध में 4 ऑप्शन में दिए गए हैं, इनमें से किसी एक पर हमें लिखना होता है। तो जैसे इसमें दिया गया खाद्य पदार्थों में मिलावट और भारतीय समाज, मोबाइल फ़ोन वरदान या अभिशाप, मेरी पुस्तक, कंप्यूटर क्रांति और बदलता जीवन। तो यहाँ पर सबसे मोस्ट है, तो यहाँ पर तो इसका आंसर दिया गया है कि खाद्य पदार्थों में मिलावट और भारतीय समाज, ये भी काफ़ी ठीक है। फिर भी अगर यहाँ पर मोस्ट माने तो ये जो मोबाइल फ़ोन वरदान या अभिशाप और ये कंप्यूटर क्रांति बदलता जीवन, ये दोनों यहाँ पर मोस्ट जो निबंध है वो दिए गए हैं। तो ये था हमारा मॉडल पेपर 4 हिंदी साहित्य का। तो कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि वो भी इसे आसानी से देख सकें और पढ़ सकें कि किस प्रकार के पेपर में हम के अब की बार जो सवाल है वो पूछे जाएंगे। आपको संपूर्ण जो डेस्क वर्क है वो सॉल्व करवाई जाएगी, संपूर्ण मॉड्यूल पेपर आपके हर सब्जेक्ट के सॉल्व है वो कराई जाएगी इस चैनल पर। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और आप सभी लगातार हमसे जुड़े रहें ताकि आपको ये जो परीक्षा के अंदर इनसे बहुत जो फ़ायदा है वो होने वाला है। पिछली बार भी हमारे द्वारा काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जो करवाए गए थे, उनमें से लगभग 70 से 80% तक क्वेश्चन है वो देखने को मिले थे। तो इस बार भी लगभग ऐसा ही हमारा लक्ष्य रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन है वो हूबहू पेपर में आपको देखने को मिले। तो दोस्तों मिलते हैं और भी ऐसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।